तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन आप बिलीव में। आज 1 मार्च 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि यह जो डिस्कशन होगा वो 2 मोड्स में होंगे, एक डिस्क्रिप्शन मोड में और एक वन लाइनर मोड में। और इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं किसी भी राज्य और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तथ्यों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर 2 दिन वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं उन सभी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में नम्मा कार्गो सेवा शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के कर्नाटक राज्य में नम्मा कार्गो सेवा को शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। अब ये नम्मा कार्गो सेवा क्या है उसके बारे में देखते हैं। इस सेवा की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के द्वारा बेंगलोर में किया गया है। इस सेवा के अंतर्गत कर्नाटक राज्य का राज्य सड़क परिवहन निगम अधिक राजस्व को उत्पन्न करने के लिए पार्सल का परिवहन करेगा। यानी कि इसका जो उद्देश्य है, इस सेवा को शुरू करने का राजस्व को एकत्रित करना ही इसका उद्देश्य है। इस सेवा की शुरुआत कर्नाटक की 109 बस स्टेशनों के साथ साथ हमारे देश भारत के कुछ अन्य राज्य जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी शुरू किया जाएगा। ठीक है, और इससे जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का जो अभियान है, यानी कि ऐसा सेवा जिसका उद्देश्य परिवहन के उद्देश्य से राजस्व को एकत्रित करना है, पहले भी कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा चुका था, लेकिन वह असफल रहा था। और ऐसा अभियान राज्य सरकार के द्वारा, कर्नाटक की राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में चलाया गया था और अब इसे फिर से 2021 में चलाया जा रहा है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि किस राज्य में इस सेवा को शुरू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो अभी हाल ही में यूसुफ पठान ने सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ एक और पूछ सकता है, जब इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, कि इन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे पहला क्रिकेट कब खेला था? तो इसका जो उत्तर होगा वो वर्ष 2007 में सबसे पहला क्रिकेट इन्होंने खेला था, एक इंडियन प्लेयर के रूप में। और इन्होंने जो है अभी भले ही 2021 में संन्यास लेने की घोषणा की है, लेकिन इनके द्वारा सबसे अंतिम मैच जो है वो मार्च 2012 में खेला गया था। तो हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, अभी हाल ही में किसे सेवा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवा वीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। अब ये सेवा वीक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार है क्या और क्यों दिया जा रहा है इनको, वो हम लोग देखते हैं। उन्हें यह पुरस्कार एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में दिया जाएगा। यानी कि अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन किया जाएगा और उसी में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री के को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन का 39वां संस्करण होगा। इस वर्ष कोरोना वायरस के कारण इसे वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन 1 मार्च यानी कि आज से ही 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री को ही क्यों पुरस्कृत किया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि IHS मार्केट के वाइस चेयरमैन डेनियल एयर का मानना है कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास में भारत के नेतृत्व का विस्तार की प्रतिबद्धता के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो इसे आपको याद रखना है, प्रश्न पूछेगा जरूर से, ठीक है। और आने वाले तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं,
सॉरी एग्जाम्स हैं, तो आपको उन एग्जाम्स को लेकर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सरल सुरक्षा बीमा नाम से किसके द्वारा मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कब लॉन्च किया गया है? यहाँ पे दुर्घटना लॉन्च किया गया है, वही होगा। तो अभी हाल ही में सरल सुरक्षा बीमा नाम से IRDAI के द्वारा मानक व्यक्तिगत दुर्घटना लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब ये क्या है उसके बारे में देखते हैं। इस मानक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद का नाम सरल सुरक्षा बीमा है। इसे तो मैंने पहले ही बता दिया। इस बीमा के लिए कंपनियां के द्वारा 1 अप्रैल 2021 से पेशकश की जाएगी। अब इसे जो शुरू किया जा रहा है IRDAI के द्वारा, तो IRDAI ने इसके लिए कुछ निर्देश दे रखे हैं। वो कौन कौन से निर्देश हैं, हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दे। उत्पाद का यह कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होगा। ठीक, यह बीमा 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए होगा। तो प्रश्न पूछ सकता है कि IRDAI के द्वारा शुरू किया गया सरल सुरक्षा बीमा कितने उम्र वाले व्यक्तियों के लिए होगा? तो आपका जो उत्तर होगा वो 18 से 70 से वर्ष वाले उम्र के लिए होगा। ठीक है, अगर बीमा धारक का दुर्भाग्यवश मृत्यु या फिर अक्षमता से पीड़ित होता है तो उसे 100% बीमा राशि का भुगतान करना होगा। तो ये सारे निर्देश हैं जो IRDAI के द्वारा बीमा कंपनियों को दिया गया है, और ये बीमा कंपनियां 1 अप्रैल से यहाँ पर अपनी पेशकश करेगी। चलिए, तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने सभी वाहनों को कितने महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की घोषणा की है? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है प्रश्न हमारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से। तो इसका जो उत्तर होगा वो 6 महीना होगा कि दिल्ली सरकार ने अपने क्षेत्र के सभी वाहनों को 6 महीना के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया के कौन सा चरण को आयोजित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे चरण को आयोजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। अब ये ग्लोबल बायो इंडिया क्या है उसे देख लेते हैं। इस ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन इस वर्ष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही 1 से 3 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस ग्लोबल बायो इंडिया का भी आयोजन आज ही के दिन से शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं भू विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस जैविक और जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुरुआत करेंगे। अब ये ग्लोबल बायो इंडिया क्या है? ग्लोबल बायो इंडिया सबसे बड़े प्रौद्योगिकी होना चाहिए, यहाँ पे जयपुर लिखा गया है, प्रौद्योगिकी उद्योग की हितधारकों की समूह में से एक है। वर्ष 2021 में ग्लोबल बायो इंडिया में 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कि इसे जो आयोजित किया जा रहा है 1 से 3 मार्च के बीच में, तो उसमें जो है 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। अच्छा, इस ग्लोबल बायो का थीम क्या है ये भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो इसका जो थीम है वो है बदलती जिंदगियां। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो 4 ऑप्शंस हैं। हालांकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर पिछले वीडियो में दे रखा है, पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स में। इसका जो उत्तर होगा वो पाकिस्तान होगा। यानी कि FATF ने पाकिस्तान को अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, और इसे जो है FATF के द्वारा वर्ष 2008 से ग्रे लिस्ट में ही रखा जा रहा है। होता क्या है कि ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और उन्हें धन पोषित करते हैं। तो पाकिस्तान का बारे में ऐसा मानना है कि ये आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। अगर आप मेरे 2 डेज के करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ की जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल, इस शब्द को याद रखिएगा, क्या? शीतकालीन खेल का आयोजन जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में की जाने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। मैंने इस प्रश्न को भी अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में मणिपुर में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। इस सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, कृषि उत्पादन, कृषक उत्पादक संगठन और स्वयं सहायक समूह को वित्तीय, तकनीकी और व्यापारिक समर्थन उपलब्ध कराना है। यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, टेक्निकल सपोर्ट देना है और ट्रेडिंग में भी उनको सपोर्ट करना है। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, यह जो योजना है मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद को भी बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अब ये एक जिला एक उत्पाद क्या है? यानी कि इस योजना के अंतर्गत एक कार्य किया जाएगा। अगर एक जिला है तो उस जिला में केवल एक ही फसल का उत्पाद किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक स्टेबिलिटी होगी, हमारे देश भारत में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो उस पर भी ये योजना कार्य करेगी। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह जो योजना है 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। तो इसका जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है और सेशन है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 2021 से 22 से लेकर 2025 से 26 तक इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मैरीटाइम इंडिया समिट को किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय के द्वारा, मैंने कहा राज्य मंत्रालय के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखना है। मैरीटाइम इंडिया समिट को शुरू की जाने की और आयोजित की जाने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 मार्च 2021 को किया जाएगा। वही इसे 2 मार्च से शुरू कर 4 मार्च से में समाप्त कर दिया जाएगा। यह मैरीटाइम इंडिया समिट पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है। इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस वर्ष इस समिति में फिक्की एक औद्योगिक भागीदार होगा। तो ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में हुए इस समिट में कौन औद्योगिक भागीदार था? तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो फिक्की होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस सम्मेलन में विभिन्न देश के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, जहाजरानी कंपनियां के मालिक आपस में विचार विमर्श करते हैं। और इससे जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह पहला मैरीटाइम इंडिया समिट जो है वो वर्ष 2016 में शुरू किया गया था और इसे मुंबई में आयोजित किया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको हर तरह से तैयार होना होगा। एग्जाम्स में क्या पूछेगा किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि डिस्क्रिप्शन के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इस वीडियो के 1 लाइनर क्वेश्चंस को और करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसके बारे में तो आप भली भांति जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में जो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब बात जब विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की है तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं।
इस क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, इस क्रिकेट को जो है हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। यह क्रिकेट स्टेडियम 63 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्टेडियम में कुल 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। लेकिन अभी अगर इसमें मैच जो होता है या होगा उसमें केवल इसके क्षमता का 50% ही बैठेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का ध्यान रखना है। रामनाथ कोविंद के द्वारा इस स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव की भी आधारशिला रखी गई है। तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न भी पूछ से, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोला ना, क्या पूछेगा किसी को कुछ पता नहीं, तो आपको हर एक तरह से तैयार होना जरूरी है। ठीक है, अब चलिए वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीक में यानी कि 21 से 28 फरवरी के बीच में एक इंपॉर्टेंट डेज हमको बहुत ज़्यादा लगा, वो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो इसके बारे में भी मैंने कुछ आपको बताने के लिए तैयार कर रखा है। वो क्या है? इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1999 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ भी प्रश्न पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। तो अगर मनाने की घोषणा के बारे में पूछता है तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था तो 1999 में किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। इस दिवस को सबसे पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। ठीक, वर्ष 2008 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस वर्ष को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस को घोषित किया गया था। हुआ क्या था यहाँ मैं ठीक से नहीं बता पाया। वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष घोषित किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो आपका जो उत्तर होगा वह वर्ष 2008 होगा। मैं आपको बता दूं कि इस दिवस को मनाने का विचार बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, इसीलिए बांग्लादेश के द्वारा 21 फरवरी को बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के लिए संघर्ष की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब इस वर्ष का थीम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो वो थीम था, फॉस्टेरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो इसको आपको याद रखना है कि थीम तो पूछा ही जाता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट डेज करंट अफेयर्स के रूप में इसलिए आ जाते हैं ना, क्योंकि हर साल इसके थीम्स को बदल दिया जाता है, और थीम्स बदल जाते हैं तो इंपॉर्टेंट डेज की चर्चा हो ही जाती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, अमेरिका जो है पेरिस समझौते में पुनः शामिल हो गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। कैसे? क्योंकि अभी से जिस दिन ये समझौते में शामिल हुआ है उसके 107 दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पेरिस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया गया था। लेकिन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं तब से लेकर इन्होंने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया और शामिल हो भी गए हैं। ठीक है, चलिए अब पेरिस समझौता क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्षों में सभी सदस्य देश यानी कि जो भी देश इस समझौते का सदस्य है को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होती है। ठीक है, और इस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान विधि को 2 डिग्री सेल्सियस से घटाकर नीचे करना है और इसे कम से कम 0.5 करना है। तो इसे आपको याद रखना है। अब बात है कि पेरिस समझौता हुआ कब था, शुरुआत कब हुई थी? तो पेरिस समझौता जो है वर्ष 2015 में 12 दिसंबर 2015 में पेरिस समझौते को किया गया था। तो हो सकता है एग्जाम्स में पूछ दे, क्या पूछेगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्या पूछेगा किसी को पता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई। तो पूछेगा कि किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई, तो आपका जो उत्तर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दी है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि किस देश ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो इसका जो उत्तर होगा वो सऊदी अरब होगा। और ये जो अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस सप्ताह का,
वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2021 है। ये हुआ था, तो इसमें कौन विजेता रहा, तो वो प्रश्न पूछ सकता है। महिला एकल वर्ग में विजेता कौन है, नाओमी ओसाका। और नाओमी ओसाका जो है वो जापान से है, तो इसे आपको याद रखना है। पुरुष एकल वर्ग के विजेता की बात करें तो पुरुष एकल वर्ग के जो विजेता है वो नोवाक जोकोविच है। और ये किस देश से है, इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए, मिक्स्ड डबल्स विजेता की बात करें तो चेक गणराज्य का बारबोरा और अमेरिका का राजीव राम विजेता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश जो है हमारे देश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पेपरलेस बजट को पेश किया है। वही आगे बात करें तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कर्नाटक में किया जाएगा। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि किस राज्य में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन किया जाएगा, तो हमारा जो उत्तर होगा वो कर्नाटक होगा। चलिए, दार्जिलिंग में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव शुरू किए गए। यहाँ भी पूछ सकता है कि कहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव शुरू किया गया है, तो आपका जो उत्तर होगा वो दार्जिलिंग में होगा, ठीक है। अब चौथा इस पेज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया है। तो ये पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं कि किसके द्वारा आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, तो प्रधानमंत्री उत्तर होगा। पूछेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया, तो आपका उत्तर आईआईटी खड़गपुर होगा। अब तीसरा प्रश्न जो है वो क्या पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी खड़गपुर में किस महापुरुष के नाम पर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, तो आपका उत्तर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है और इसकी स्वीकृति नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा दी गई, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। गहन मिशन इंद्रधनुष टीम के पहले चरण की शुरुआत की गई। अब ये क्या है उसे मैंने 24 से 25 वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया, आप वहां से इसे देख सकते हैं। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाने की घोषणा की गई, तो यहाँ से भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो यही हमारा वीडियो को जो लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। अब जो भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे पूरा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आप जो अभी प्रेजेंटेशन में देखें और इस वीडियो में देखें, मैं उस सारी चीज़ों को अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF के रूप में आपको दे दूंगा, तो आपको किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना। जो भी दिक्कत हो आप बताएं, मैं उसे पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।